हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आज हम उसी को कंसिडर करते हुए डिराइव करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम कुछ सिमिलैरिटीज देखेंगे उस डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में। तो चलो डायग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो अब जब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक एक्सिस तो लगेगा हमें। सो आई विल ड्रॉ वन एक्सिस अराउंड विच द बॉडी इज रोटेटिंग। ये एक्सिस है बच्चों। बॉडी किसी भी शेप का हो सकता है। वी आर गोइंग टू टेक अ रिजिड बॉडी, सो इट विल नॉट हैव एन स्पेसिफिक शेप, आई विल से। तो ये कुछ वो बॉडी है। मान लो ये रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ पे जैसे हम पिछले केस में हमने लिया था द बॉडी वाज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे मैं कुछ कहूंगी कि ये रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसे मैंने पिछले वाले केस में भी कहा था, इन द काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, दैट इज व्हेन वी आर टेकिंग एनी बॉडी, बॉडी हैज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वैसे ही आज हम जो कोई बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उसमें भी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सारे तो हम दिखा नहीं सकते बच्चों, तो मैं उसमें से 3 या 4 पार्टिकल आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। सो लेट्स कंसीडर वन पार्टिकल इज हियर, सेकेंड पार्टिकल इज हियर, थर्ड पार्टिकल इज समवेयर हियर। तो हर एक का डिस्टेंस एक्सिस से कुछ अलग है। मतलब every particle is situated at different distance from the axis of rotation. So देखिए, अगर मैं कहूँ ये पार्टिकल फर्स्ट मेरा है r1 डिस्टेंस पे लोकेटेड, जिसका मास है m1। वैसे ही पार्टिकल 2 है लोकेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस r2, जिसका मास है m2। सिमिलरली ऐसे मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल है बच्चों। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये जो मेरा थर्ड पार्टिकल है इसको हम कंसिडर करते हैं nth नंबर ऑफ पार्टिकल। मैं बोलूंगी ये मेरा पार्टिकल है, nth नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो कि सिचुएटेड है rn डिस्टेंस पे और जिसका मास हम कंसिडर करेंगे m सफिक्स n। m सफिक्स n का मीनिंग है कि ये मास उस पार्टिकल का है जो हम लास्ट वाला ले रहे हैं या nth नंबर वाला ले रहे हैं। से ऐसे पार्टिकल्स हमें मिल गए हैं बॉडी में, तो हमने उनको लेबल कर दिया है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको कंसिडरेशन के लिए खाली 3 पार्टिकल दिखाए हैं। फर्स्ट पार्टिकल विच इज हैविंग मास m1, सेकेंड विच इज हैविंग मास m2, एंड nth पार्टिकल जिसका मास है mn। दिस ऑल पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन बच्चों हर एक पार्टिकल परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर रेड कलर में दिखाऊं तो देखिए पार्टिकल नंबर 2 कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, पार्टिकल नंबर 1 कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। सो ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो दिस आई हैव शोन हियर। तो अभी मैं क्या करूंगी, आपको एक थोड़ा सा समझने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा अलग करके सेपरेटली निकाल के दिखाऊंगी। सो सी आई विल ड्रॉ योर नियर बाय ओनली। मान लो ये मेरा पार्टिकल फर्स्ट था जो कर रहा है सर्कुलर मोशन अराउंड दिस एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल है जिसका मास है मान लो m1, जो कि सिचुएटेड है एट द डिस्टेंस लेट्स से r1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये कर रहा है सर्कुलर मोशन। अब जबकि ये फर्स्ट पार्टिकल की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो हमें पता है टू परफॉर्म एनी सर्कुलर मोशन वी रिक्वायर्ड अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब एक फोर्स रहता है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो है टूवर्ड्स दिस सेंटर हमेशा। सो आई कैन से दैट फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स बच्चों विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स दिस सेंटर, इजंट इट। और दूसरा फोर्स होता है बच्चों टेंजेंशियल फोर्स, ये वाला। तो ऐसे 2 टाइप के फोर्सेस हमें मिलते हैं सर्कुलर मोशन में।
एक है FCP विच इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा होता है टेंजेंशियल फोर्स जो कि परपेंडिकुलर रहता है आपके R1 से, मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर मैं टॉर्क निकालूं, टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन। सो टॉर्क अगर मैं पहले पार्टिकल का कैलकुलेट करूं बच्चों, या पहले चीज में अगर मैं बोलूं टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब पहले केस में अगर मैं बोलूं तो फोर्स अगर मैंने ले लिया सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्टेंस ले लिया R1, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स को सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में है, और हमारा जो पोजीशन वेक्टर R1 है वो इस डायरेक्शन में है। तो देखिए दोनों में जो एंगल बनता है वो है 180 डिग्री का। मतलब टॉर्क का फॉर्मूला हम कुछ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ऐसा लिखते हैं, RF साइन ऑफ थीटा। और अगर मैं ये सेंट्रिपिटल फोर्स कंसिडर करूं, तो देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स और R में एंगल आता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा RF साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री आता है बच्चों 0। मतलब टॉर्क विल बी 0 इफ आई कंसिडर दिस फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसलिए हम सेंट्रिपिटल फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे टेंजेंशियल फोर्स को। सो फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल which is present in this body, we are going to consider the tangential force acting on it for calculation of torque. तो अब ये tangential force में डायग्राम में देखिए बच्चों कैसे दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल M1 जो फर्स्ट पार्टिकल था हमारा, ये वाला, इसको टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा लगेगा F1। उसी तरह सेकेंड पार्टिकल को टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा लगेगा F2। वैसे nth पार्टिकल को टेंजेंशियल फोर्स लगेगा कुछ ऐसा Fn। तो ये इनके टेंजेंशियल फोर्स मैंने आपको दिखाया है बच्चों, और ये आपको डायग्राम में दिखाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स के लिए, तो आपको डायग्राम को होता है हाफ मार्क्स। सो आई विल इरेज नाउ दिस डायग्राम। ये डायग्राम सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी कि आपको पता चले कि हम कौन सा फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। सो वी आर कंसिडरिंग ये टेंजेंशियल फोर्स बच्चों। नाउ व्हाट आई विल स्टार्ट, सी बिफोर स्टार्टिंग दिस डेरिवेशन, स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, हमें पता है एक रिजिड बॉडी है। सो रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कंसिडर n number of particles। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ n number of particles having masses जो मैं कहूंगी M1 M2 से लेके nth पार्टिकल के मास तक Mn, situated at distance from एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है वही सिर्फ मैं लिख के आपको बता रही हूँ कि हमारे पास एक बॉडी थी जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल थे, हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग था, तो ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल का मास ले लिया M1 to Mn, situated at the distance from the axis of rotation, that is R1 R2 R3 ऐसे करते करते Rn तक, isn't it? And टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मैं बोलूंगी टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन n पार्टिकल, ऐसा लिखूंगी मैं, विच इज F1 F2। ऐसे हमारे पास कितने पार्टिकल है बच्चों, Fn, मतलब n पार्टिकल है तो Fn तक। तो ये हो गया थोड़ा मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट या डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन। आप जाते हैं डेरिवेशन की तरफ। देखो अगर ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है हर एक पार्टिकल के लिए, जैसे पहले पार्टिकल का टेंजेंशियल फोर्स है F1, दूसरे पार्टिकल का है F2,
वैसे तीसरे पार्टिकल का है Fn, तो उनके पास एक्ट होगा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी। तो पहले पार्टिकल के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा a1, और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों r इंटू अल्फा। मैं यहाँ पे r1 लिखूंगी क्योंकि हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं और फर्स्ट पार्टिकल सिचुएटेड है एट द डिस्टेंस ऑफ r1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमेशा फॉर्मूला होता है r इंटू अल्फा। तो अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगी a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। अल्फा को अल्फा 1 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल। सारे पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ही रोटेट हो रहे हैं। तो इसलिए हम अल्फा को कॉमन लेंगे, उसके लिए 1 2 ऐसे लेबलिंग नहीं करेंगे। सेकेंड पार्टिकल के लिए कुछ एंगुलर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा। वैसे ही अगर हम nth पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा an। इसको थोड़ा सा मैं डॉट डॉट करती हूँ, डॉट डॉट करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम सारे पार्टिकल का कैलकुलेट करते जा रहे हैं। और लास्ट में आएगा an विच इज इक्वल टू rn अल्फा। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क, और टॉर्क हर एक पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बोलूं टो वन मतलब टॉर्क फॉर फर्स्ट पार्टिकल का फॉर्मूला आएगा आपका F1 इंटू R1। क्यों आएगा ऐसा? जैसे मैंने पहले के केस में बताया था, हमारा ओरिजिनल टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। लेकिन आप अगर कौन से भी पार्टिकल का ले लो, अगर पार्टिकल नंबर 2 का डायग्राम में देखिए, ये R2 और ये F, ये दोनों 90 डिग्री पे है, राइट। तो इनका एंगल हो गया 90, तो साइन 90 हो जाता है 1। तो ये 1 लिखने के बजाय मैं सिर्फ लिखूंगी RF, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है R इंटू एफ। और अगर यही फॉर्मूला R इंटू एफ मुझे फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगी टो1 मीन्स टॉर्क फॉर फर्स्ट पार्टिकल विल बी R1 इंटू F1। सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्टिकल टॉर्क टो2 विल बी R2 इंटू F2। ऐसे करते करते कैलकुलेट करते करते हम जाएंगे nth पार्टिकल तक, जिसका टॉर्क होगा टो1 इज इक्वल टू Rn इंटू Fn। अब हमें कैलकुलेट करने सारे टॉर्क, तो इसको हमें सारे टॉर्क को ऐड करना है, मतलब हमें टोटल टॉर्क निकालना है बच्चों। और टोटल टॉर्क निकालने के लिए मतलब टोटल टॉर्क सारे पार्टिकल का तभी हमें मिलेगा जब हम सारे टॉर्क को ऐड करेंगे, टो1 टो2 टो3। ऐसे करते करते हम एडिशन करते करते टो n तक जाएंगे, तब हमें मिलेगा टोटल टॉर्क। लेट्स से दिस आई विल लेबल एज इक्वेशन 1। तो हर एक टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अभी टॉर्क 1 की बात करते हैं, या टो1 विच इज द टॉर्क फॉर फर्स्ट पार्टिकल। उसका फॉर्मूला है R1 इंटू F1। लेकिन बच्चों R1 एज इट इज में लिख देती हूँ, F1 F बाय न्यूटन सेकेंड लॉ आता है m इंटू ए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी F1 की जगह पे M1 इंटू A1। M1 A1 क्यों बच्चों? क्योंकि ये पहले पार्टिकल की बात हो रही है, हम टॉर्क पहले पार्टिकल का कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसी को आगे मैं और थोड़ा एक्सपांड करूं या थोड़ा और हम देखें मॉडिफिकेशन में, तो इसका आएगा बच्चों देखिए R1 M1 A1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे A1 क्या है, R1 अल्फा। तो उसको ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं R1 अल्फा। तो इसी को मैं और एक तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे R1 दो बार आया है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ M1 R1 स्क्वायर अल्फा। उसी तरह टो2 भी हमें क्या मिलेगा देखिए, R2 F2 by Newton second law F2 can be written as M2 A2। तो अभी ये R2 M2 तो एज इट इज है,
A2 विल बी रिप्लेस बाय R2 अल्फा। देखिए A2 का क्या है, और अगर इसको और थोड़ा एक्सपांड करूं तो ये मुझे मिल जाएगा बच्चों M2 R2 स्क्वायर अल्फा। तो इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे nth टॉर्क तक, तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, Rn Fn इज इक्वल टू Rn Mn An। और An का हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए An का क्या फॉर्मूला है, Rn इंटू अल्फा, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा Rn Mn, यहाँ पे आएगा Rn अल्फा, और इसको आगे और लिखेंगे तो आएगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा। तो ये सारे हमें टो 1 टो 2 टिल टो n सारे की वैल्यूज हमें मिल गए। देखो मैं अगर आपको एक रेड कलर में दिखाऊं तो ये है आपका टो 1 की वैल्यू, ये है आपकी टो 2 की वैल्यू, और ये है आपका टो nth, दैट इज nth पार्टिकल की टॉर्क की वैल्यू। और एक बार आपको ये मिल जाता है तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, देखो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, पहला वाला आया है M1 R1 स्क्वायर अल्फा, दूसरा आया है M2 R2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह हम ऐड करते करते जाएंगे nth पार्टिकल तक, तो आपको मिलेगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ रेड मार्क्स को। अब ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में, नीचे वाले पूरे एक्सप्रेशन में बच्चों आपका अल्फा कॉमन है, तो मैं अल्फा को बाहर निकाल दूंगी, तो ब्रैकेट में रहेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। इस तरह हम n पार्टिकल तक ऐड करते जाएंगे, तो Mn Rn स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अल्फा। ये हो गया आपका टोटल टॉर्क। और आपको पता है ये जो टर्म है, ये पूरा वाला, इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारे पार्टिकल का एडिशन है ना, ये M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, ये सारे पार्टिकल्स के कैलकुलेट किए हैं, तो इसको ही मैं ऐसा लिख सकती हूँ समेशन, मतलब सबका एडिशन, I गोज फ्रॉम 1 to n Mi Ri स्क्वायर, और बाहर आता है आपका अल्फा बच्चों। और इसी को आगे हम लिख सकते हैं, आपको पता है ये टर्म क्या है, ये तो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई, जो हमने लास्ट केस में देखा था MI RI स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लास्ट का इक्वेशन लिख देती हूँ, टॉर्क या टोटल टॉर्क इज इक्वल टू I into अल्फा। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। तो ये जो है इसको अलग कलर से मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए ये वाला रिलेशन। तो अगर किसी ने आपको पूछा कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, तो हम कहेंगे टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है, टो इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उसमें आई ये टर्म आना जरूरी है। सो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन वाज। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।